हेलो एवरीवन। तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम की। तो उसमें हमने देखा था कल की क्लास में कॉन्शियसनेस को असेस करने के लिए हम जो स्केल यूज करते हैं उसको बोलते हैं ग्लासगो कोमा स्केल। मिनिमम स्कोर होता है 3, मैक्सिमम होता है 15। उसका हमने देखा था कि 3 हम चीजें चेक करते हैं। उसमें आई ओपनिंग का रिस्पॉन्स चेक करते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स चेक करते हैं और अपना मोटर रिस्पॉन्स चेक करते हैं। ठीक है, तीनों चीजों में अपना अपना क्राइटेरिया था, पूरा हमने देखा है उसमें कि किससे क्या होता है। अगर लेस देन 8 है तो इंडिकेट करता है बैड स्कोर को, और 3 स्कोर इंडिकेट करता है कोमा या फिर डेथ को। आज हम पढ़ेंगे अदर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में। ग्लासगो कोमा स्केल तो सिर्फ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड था। अब हम देखेंगे अदर इवैल्यूएशंस हम कैसे कर सकते हैं, और फिर असेसमेंट देखते हैं पहले कि बेसिक असेसमेंट क्या क्या होती हैं, और उसके बाद देखेंगे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं हम अपने नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स को डिटेक्ट करने के लिए, डिसऑर्डर्स को क्या करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं प्यूपिलरी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो प्यूपिलरी एग्जामिनेशंस होता है पहला स्टेप। पहला क्या देखते हैं, हम देखेंगे प्यूपिलरी एग्जामिनेशन करते हैं। प्यूपिलरी एग्जामिनेशन में एक चीज होती है, हम बोलते हैं जिसको पर्ला, PERLA। क्या बोला मैंने? पर्ला। ये एक नॉर्मल चीज है, मतलब क्या होना चाहिए प्यूपिल। तो पर्ला का मतलब क्या होता है, प्यूपिल जो हमारे हैं, दोनों प्यूपिल्स हैं, ये साइज में इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्यूपिल बहुत बड़ा है एक बहुत छोटा है, या दोनों बहुत छोटे हैं या दोनों बहुत ही बड़े हैं बाहर को निकले हुए। और राउंड होने चाहिए, इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट एकोमोडेशन। रिएक्टिव किसका होना चाहिए? लाइट के लिए रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, जब हम बहुत लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें एकदम ऐसे हो जाती है ना, एकदम, या ऐसे हो जाती है। ठीक है, अंधेरे में जाते हैं तो एकदम खुल जाती है, और अगर बहुत ज्यादा लाइट हमारी आंखों में पड़ रही है तो हम ऐसे उनको कंप्रेस करते हैं अपने आईज को। तो ये रिएक्शंस होने चाहिए। ठीक है, आईज में ऐसा नहीं कि ऐसे ही रहे आईज, बस ऐसे नहीं रहेंगी ना। तो क्या होगा, पर्ला का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, प्यूपिल इक्वल, राउंड एंड रिएक्टिव टू लाइट, रिएक्टिव टू लाइट एकोमोडेशन। ये तो हो गई नॉर्मल की बात। अब देखते हैं कि एबनॉर्मैलिटी होती है और किस क्रेनियल नर्व की वजह से कौन सी एबनॉर्मैलिटी हो सकती है। एक चीज होती है जो प्यूपिलरी एग्जामिनेशन करते हुए अगर किसी पेशेंट को ब्रेन की इंजरी हुई है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हुई है, तो जो नर्वस सिस्टम जैसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स है उनकी इंजरी हुई है, तो उसमें हम सस्पेक्ट करते हैं। तो क्या देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट्स में, कई बार देखने को मिलता है यूनिलेटरल डायलेशन ऑफ प्यूपिल देखने को मिलता है। यूनिलेटरल डायलेशन ऑफ प्यूपिल का मतलब क्या है कि एक प्यूपिल तो होगा बहुत बड़ा और एक प्यूपिल होगा बहुत छोटा, ऐसा होगा। बहुत बड़ा नहीं, मतलब एक तो नॉर्मली होगा और एक बहुत छोटा होगा, तो यूनिलेटरल डायलेशन होगा, एक का डायलेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिसका डायलेशन हो रहा है वहां पर क्या हुआ, कौन सी नर्व की इंजरी हो गई, हमारे हो गई थर्ड क्रेनियल नर्व की इंजरी। ये होता किसकी वजह से है, ये पता होना चाहिए कि यूनिलेटरल डायलेशन ऑफ प्यूपिल किसकी वजह से होता है, कौन सी क्रेनियल नर्व की इंजरी की वजह से होता है। तो ये होता किसकी वजह से, यूनिलेटरल डायलेशन ऑफ प्यूपिल किस नर्व की इंजरी की वजह से होता है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि यूनिलेटरल डायलेशन ऑफ प्यूपिल किस रीजन से हो रहा है, कौन सी नर्व की इंजरी से हो रहा है। तो ये होता है हमारा थर्ड क्रेनियल नर्व की इंजरी से होता है। थर्ड क्रेनियल नर्व की इंजरी मतलब या इंजरी या फिर कंप्रेस हो गई है वो नर्व, इसकी वजह से हो सकता है। थर्ड क्रेनियल नर्व होती कौन सी है हमारी? थर्ड क्रेनियल नर्व होती है हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व। तो जब मैंने क्रेनियल नर्व्स पढ़ाया था तब मैंने बताया था ऑक्यूलोमोटर नर्व के बारे में। ये एक मोटर नर्व होती है और किसको सप्लाई करती है, जो हमारी आईज की एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। तो जब ये इसमें इंजरी हो जाएगी, थर्ड क्रेनियल नर्व में इंजरी हो जाएगी, तो क्या होगा, ये ऑक्यूलर मसल्स को, जो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स हैं उनको सप्लाई नहीं कर पाएंगी। तो सप्लाई जिस साइड की नर्व को नहीं कर पाएंगी वहां पर हो जाएगी
एक्सट्रीम डायलेटेड प्यूपिल हो जाएगी वहां पे, इसलिए बोला है यूनिलेटरल, एक साइड की डायलेशन होगा प्यूपिल का। तो होगा किसकी वजह से? कंप्रेशन ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, कंप्रेशन ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व होती कौन सी है ये पता होना चाहिए, ऑक्यूलोमोटर नर्व, ये सारे नाम पता ही होने चाहिए आपको। जिसने क्रेनियल नर्व की क्लास नहीं देखी है मेरी, पहले वो क्रेनियल नर्व की क्लास देख लो अच्छे से, क्योंकि आगे टर्म्स आते जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। जब पता ही नहीं है कि ऑप्टिक नर्व क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व क्या है, तो ऑक्यूलोमोटर नर्व क्या है, फंक्शंस क्या है, ऐसे कुछ समझ नहीं आने वाला है। अब हर क्लास में एक एक चीज का फंक्शंस नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता है ना, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो यूनिलेटरल डायलेशन किसकी वजह से होगा? अगर थर्ड क्रेनियल नर्व का कंप्रेशन हो गया है या फिर कोई इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से होगा। एक एबनॉर्मल चीज ये हो गई। अब दूसरी एबनॉर्मल चीज क्या होती है? पिन पॉइंट प्यूपिल। क्वेश्चन आता है ऐसे करके कि किसकी वजह से होता है ये सब? पिन पॉइंट प्यूपिल। पिन पॉइंट प्यूपिल किसकी वजह से होता है? पिन पॉइंट प्यूपिल का पहले तो मतलब समझते हैं कि क्या होता है। पिन पॉइंट प्यूपिल का मतलब क्या है कि जो हमारे प्यूपिल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाएंगे। कब? मान लो कि हम एकदम से, या एकदम से नहीं भी, बहुत तेज लाइट में चले गए, बहुत तेज लाइट थी जहाँ पे बहुत ज्यादा, या सूरज में चले गए रोशनी में बहुत तेज, तो क्या होगा? जनरली हम थोड़ा सा श्रिंक करते हैं ना, उसमें क्या होता है? प्यूपिल्स का साइज ही बहुत स्मॉल हो जाता है। जैसे ही लाइट के कांटेक्ट में आएंगे, जैसे ही, वैसे ही जो प्यूपिल है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएंगी हमारी। तो इसको हमने क्या नाम दिया? इसका नाम दिया हमने पिन पॉइंट प्यूपिल। ठीक है, तो क्या होता है? एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ प्यूपिल, स्मॉल साइज ऑफ प्यूपिल इन लाइट। अब ये देखने को किस किस में मिलता है? मॉर्फिन एक ड्रग होता है, उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि पिन पॉइंट प्यूपिल किस कंडीशन में देखने को मिलता है। तो मॉर्फिन टॉक्सिसिटी में हमेशा याद रखना कि मॉर्फिन टॉक्सिसिटी जब होगी, मतलब कि मॉर्फिन ड्रग का लेवल हमारे ब्लड में जब बढ़ जाएगा बॉडी में, तब क्या देखने को मिलते हैं? पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मतलब मॉर्फिन का लेवल बढ़ गया है। या फिर एक और कंडीशन होती है पोंटाइन हैमरेज, मतलब इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो गया है, उस कंडीशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अंदर क्रेनियल कैविटी में, स्कल कैविटी में अंदर ही अंदर इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो गया है तो भी पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया पिन पॉइंट प्यूपिल के बारे में। मैंने बोला नॉर्मल कब होगा प्यूपिल? प्यूपिल नॉर्मल तब जो होगा जब वो इक्वल होगा, राउंड होगा, रिएक्टिव होगा किससे? रिएक्टिव होगा किससे? लाइट से। कंडीशन मैंने बताई यूनिलेटरल एब्नॉर्मल कंडीशन होती है, किसकी वजह से होती है? कंप्रेशन ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। पिन पॉइंट प्यूपिल स्मॉल साइज प्यूपिल होते हैं, और एक चीज और होती है मिड पॉइंट फिक्स प्यूपिल। मिड पॉइंट फिक्स प्यूपिल का मतलब क्या है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है, मिड पॉइंट फिक्स प्यूपिल, मतलब कि जो प्यूपिल है वो ना राइट मुड़ रहे हैं ना लेफ्ट मुड़ रहे हैं, बीच में एकदम बस ऐसे ही है, बीच में, ना इधर ना उधर, कहीं मूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये किसकी इंजरी से होता है? ये होता है हमारे मिड ब्रेन की इंजरी से होता है। ठीक है, ड्यू टू द इंजरी ऑफ मिड ब्रेन। तो प्यूपिलरी एग्जामिनेशन में इतना ही है कि हमें जब भी प्यूपिलर का एग्जामिनेशन करेंगे हमेशा याद रखना है कि प्यूपिल शुड बी राउंड, इक्वल, दोनों साइज में इक्वल होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए और लाइट में रिएक्ट करें। यूनिलेटरल थर्ड क्रेनियल नर्व की इंजरी से होता है। मिड पॉइंट फिक्स्ड हो जाते हैं, किस में होते हैं? जब हमारे मिड ब्रेन में इंजरी होती है। और जो ये पिन पॉइंट प्यूपिल है मॉर्फिन टॉक्सिसिटी में या फिर इंट्राक्रेनियल हैमरेज, पोंटाइन हैमरेज में क्या देखने को मिलता है? पिन पॉइंट प्यूपिल देखने को मिलता है। पिन पॉइंट प्यूपिल का मतलब क्या है? जैसे ही हम एकदम से सडनली एक्सट्रीम लाइट में चले जाते हैं, बहुत तेज रोशनी में चले जाते हैं, तो हमारे प्यूपिल का साइज क्या होता है? वो एक्सट्रीमली स्मॉल हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाता है। उसको हमने कहा पिन पॉइंट प्यूपिल।
तो प्यूपिलरी एग्जामिनेशन में इतना याद रखना है। ये एक एग्जामिनेशन खत्म हो गया। इसके बाद दूसरी चीज आती है, हम देखते हैं टेम्परेचर को, कि टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ता है। टेम्परेचर अगर ज्यादा हो, कम हो, या टेम्परेचर से हमारे किसी स्ट्रक्चर में क्या इन्फेक्शन है या फिर कोई इंजरी हुई है, उसको हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम श्योरली तो नहीं कह पाएंगे इस चीज को कि श्योरली वही चीज हुई होगी अगर टेम्परेचर बढ़ा है, पर फिर भी एज अ प्रेडिक्शन हम यूज कर सकते हैं उसको, टेम्परेचर को। क्योंकि अब पेशेंट आया है इमरजेंसी में, तो हम उसका वाइटल्स तो लेंगे ही लेंगे ना, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन तो हम लेंगे ही लेंगे। तो लेकिन टेम्परेचर का, रेस्पिरेशन का ब्रेन से क्या कनेक्शन है वो भी तो देखना है ना। तो दूसरा हम चेक करेंगे क्या, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में हमें देखनी है दो चीजें। टेम्परेचर में क्या है, दो चीजें देखेंगे, एक तो ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है या फिर सडन इंक्रीज हो रहा है। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब क्या है, ग्रेजुअल इंक्रीज का मतलब है कि पहले 98 था, 99 हुआ, 100 हुआ, 101 हुआ, 102 हुआ, 103 हुआ। मतलब क्या, बढ़ रहा है, धीरे 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 बढ़ रहा है। ऐसे नहीं है कि सीधा ही 104 पे पहुंच गया था टेम्परेचर, ऐसे नहीं, इट वॉज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। मतलब पहले 101, 2, 3 एक फॉलो कर रहा है, ग्रेजुअल इंक्रीज है। तो अगर ग्रेजुअल इंक्रीज है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मे बी कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। सडन इंक्रीज का मतलब क्या होता है कि सीधा पेशेंट का टेम्परेचर 104 हो गया। कल तक पेशेंट नॉर्मल था, आज सुबह भी नॉर्मल था, पर शाम को हमने टेम्परेचर चेक किया उसका पेशेंट का, तो सडनली 104 टेम्परेचर आ रहा है, हाइपरथर्मिया में चला गया पेशेंट, हाइपरथर्मिया में। अब क्या है कि सडन इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम इंडिकेट एज अ इंडिकेटर या फिर एज अ प्रिडिक्शन यूज करते हैं कि हो सकता है कि कोई ब्रेन में इंजरी हुई है, कोई सेरिब्रल इंजरी हुई है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज करेगा इंडिकेट किसको, इन्फेक्शन को, और जो सडन इंक्रीज करेगा टेम्परेचर, सडन इंक्रीज शो करेगा, वो इंडिकेट करता है ब्रेन की इंजरी को। तो क्या बोला मैंने, या तो होगा ग्रेजुअल इंक्रीज या होगा सडन इंक्रीज। तो जो ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, ग्रेजुअली अगर इंक्रीज हुआ है, ग्रेजुअल इंक्रीज, और एक मैंने बोला सडनली इंक्रीज हो गया है। जो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, क्या बोला मैंने कि वो क्या इंडिकेट करेगा, इट मे बी अ प्रेडिक्शन फॉर इन्फेक्शन। और अगर सडनली इंक्रीज हुआ है तो किसका डिस्फंक्शन शो करेगा ये, या तो है डिस्फंक्शन किसका, जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है उसका डिस्फंक्शन है। कौन है हमारा टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, हाइपोथैलेमस है। डिस्फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर ब्रेन स्टेम, या फिर ब्रेन स्टेम। हाइपोथैलेमस का ही डिस्फंक्शन बोलेंगे क्योंकि टेम्परेचर वही रेगुलेट करता है हमारा। ये हो गई टेम्परेचर की बात। ग्रेजुअल इंक्रीज इन्फेक्शन, अगर सडनली इंक्रीज हो रहा है तो हाइपोथैलेमस या फिर हमारे ब्रेन स्टेम का क्या होगा, ब्रेन स्टेम का होगा डिस्फंक्शन। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन में क्या देखेंगे, थर्ड हम देखेंगे एबनॉर्मल रेस्पिरेशन को देखेंगे, मतलब रेस्पिरेशन चेक करेंगे। एबनॉर्मल रेस्पिरेशन होगा किसकी वजह से, मान लो बहुत ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो ये किसकी इंजरी की वजह से हो सकता है। ब्रेन में दो सेंटर हैं हमारे रेस्पिरेटरी, मेनली तो हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा ही है, पर पॉन्स में भी, जो हमारा पॉन्स है उसमें भी क्या होते हैं, सेंटर्स होते हैं ना रेस्पिरेटरी के। तो पॉन्स या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की अगर इंजरी होती है तो हमारा क्या है, रेस्पिरेशन एबनॉर्मल हो सकता है। तो किसकी वजह से होगा, इंजरी टू पॉन्स या फिर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये इतना मतलब पता होना चाहिए ना आपको कि कौन सा सेंटर कौन सा है, क्योंकि ये सारी क्लासेस मैं ले चुकी हूँ कि कौन सा सेंटर, वॉमिटिंग सेंटर कौन सा होगा, स्वॉलोइंग कौन करवाता है, स्लीप साइकिल कौन मेंटेन करता है, ये सारी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। तो अब बात करेंगे हम, दूसरी बात करेंगे किसकी, ये जनरल असेसमेंट अभी हम बात कर रहे हैं, तो पहले हम ये असेसमेंट देखा, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस की। कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो अगर प्रेजेंट हैं तो एक टाइम पे इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि कोई हमारे ब्रेन स्टेम में या फिर हमारे ब्रेन में कोई इंजरी हुई है। तो सबसे पहला रिफ्लेक्स जिसकी मैं बात करूंगी
तो अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्सेस की। सबसे पहला मैं बात करूंगी किसका, गैग रिफ्लेक्स का। गैग रिफ्लेक्स कैसे चेक करते हैं हम? अब जो ये हमारा थ्रोट है, पोस्टीरियर थ्रोट में स्टिमुलेशन करते हैं। तो पोस्टीरियर थ्रोट में जब स्टिमुलेट करेंगे तो हमारी जो फेरेंजियल नर्व होती है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जैसे ही आपने पीछे टच करा या स्टिमुलेट करा तो आपको ऐसे करके फीलिंग आती है। हमेशा मुंह में उंगली भी डालोगे तब भी देखना ऐसे फील होगा। तो क्यों होता है ये? क्योंकि फेरेंजियल नर्व जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब क्या है कि गैग रिफ्लेक्स जो है वो प्रेजेंट होना ही होना चाहिए, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट नहीं होना चाहिए किसी में भी। पर अगर किसी पेशेंट में किसकी इंजरी हुई है, हमारी 9th क्रेनियल नर्व या 10th क्रेनियल नर्व की इंजरी हुई है, तो उसमें गैग रिफ्लेक्स जो है एब्सेंट मिलता है। 9th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ग्लॉसोफेरेंजियल। और 10th कौन सी होती है? वेगस। तो 9th और 10th क्रेनियल नर्व की अगर इंजरी होती है तो गैग रिफ्लेक्स उन लोगों में प्रेजेंट नहीं होता है। और कभी भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है और उसको पहले हम गैग रिफ्लेक्स चेक करते हैं। क्यों? अगर किसी भी पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या है, हम उस पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। क्योंकि अगर गैग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है और उसको हमने खाने को दे दिया तो उसको क्या हो सकता है, चोकिंग हो सकती है, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। क्यों? क्योंकि गैग रिफ्लेक्स जो है एब्सेंट है। तो क्या होता है, किसकी उससे इंजरी से होता है? ये होता है इंजरी से 9th और 10th क्रेनियल नर्व की इंजरी से होता है, एब्सेंट होता है ड्यू टू इंजरी टू 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल और वेगस नर्व की अगर इंजरी हो जाए तो क्या होता है, हमारा गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है। तो इन पेशेंट को हम हमेशा एनपीओ रखेंगे। जिन पेशेंट में गैग रिफ्लेक्स नहीं होगा उनको हमेशा एनपीओ रखना है। गैग रिफ्लेक्स को चेक कैसे करते हैं? हमारे थ्रोट के पोस्टीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होता है, फेरेंजियल नर्व का कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से गैग रिफ्लेक्स आता है। अब दूसरे रिफ्लेक्स की हम बात करेंगे। दूसरा रिफ्लेक्स हम देखते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल को ये बोलते हैं ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। कॉर्नियल और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स किसकी वजह से होता है? ये होता है क्या है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स कंटिन्यूअस है, थ्रू आउट द लाइफ है, हमारी आईज ब्लिंक करती ही रहती है। तो क्या होगा कि जब हमारी 5th क्रेनियल नर्व की इंजरी होगी, अब 5th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्राइजिमिनल नर्व होती है, मिक्स्ड नर्व है, ये मोटर काम भी करती है, सेंसरी काम भी करती है। तो अगर हमारी ट्राइजिमिनल नर्व की इंजरी हो जाए तो क्या होता है, ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स या फिर ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स उन पेशेंट में प्रेजेंट होगा। प्रेजेंट नहीं होगा अगर इंजरी होगी तो क्या होगा, पेशेंट की आई वैसी रहेंगी, वो ऐसे ऐसे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो क्या है, एब्सेंट होता है किसकी वजह से? एब्सेंट ड्यू टू इंजरी टू इंजरी किसकी? 5th क्रेनियल नर्व। अब ये 10th 5th 9th क्या लिख रही हूँ मैं, ये पता होना चाहिए ना। जब आपको क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता नहीं है तो इस क्लास का आपके लिए कोई यूज नहीं है। पहले आपको क्रेनियल नर्व्स, सारी 12 क्रेनियल नर्व्स के बारे में पता ही होना चाहिए कि 12 क्रेनियल नर्व्स होती क्या है, सबके टाइप्स क्या हैं, सबके फंक्शंस क्या हैं। ये हो गई कॉर्नियल रिफ्लेक्स की बात। अब एक रिफ्लेक्स और पढ़ना है, सुना होगा आपने बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स मेनली बस बच्चों में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, जब हम अपने, ये मान लो एड़ी है, एड़ी से लेके पैर के अंगूठे तक ऐसे स्ट्रोक करते हैं तो इसका होता है फ्लेक्शन थंब का, और फैनिंग होती है, बाकी उंगलियों की फैनिंग हो जाती है, ठीक है। ये नॉर्मल माना जाता है कब तक? 1st ईयर ऑफ एज, जब तक बच्चा 1 साल का है तो ये हम नॉर्मल मानेंगे, ठीक है। बट अगर 2 साल तक भी हो गया है बच्चा और उसके बाद भी ये उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये एक इंडिकेशन है किसका, कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई इंजरी आ गई है, ठीक है। तो क्या होता है, वैसे बेबिंस्की रिफ्लेक्स नॉर्मल है लेकिन बच्चों में नॉर्मल है, बड़ों में नॉर्मल नहीं है। तो अगर परसिस्टेंटली इफ प्रेजेंट आफ्टर 2 years ऑफ एज, इफ प्रेजेंट आफ्टर 2 years ऑफ एज, तो क्या इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट किसको करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है। ये 3 रिफ्लेक्सेस हमने पढ़े, गैग रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और बेबिंस्की रिफ्लेक्स।
अब एक लास्ट रिफ्लेक्स इसमें हम देखते हैं, उसको बोलते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स। डीप टेंडन रिफ्लेक्स किस लिए चेक करते हैं हम? लोअर मोटर न्यूरॉन्स या फिर स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस को असेस करने के लिए, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स को असेस करने के लिए हम चेक करते हैं। अब टेंडन रिफ्लेक्स चेक कैसे करते हैं? कई बार आपने हॉस्पिटल में काम किया है तो देखा होगा, एक हथौड़ा सा लेके डॉक्टर क्या है यहाँ पे मारता है ऐसे, या फिर क्या है पटेला पे मारता है, नीज में मारता है, एल्बो में मारता है, रेस्ट पे मार के, ये रिस्ट पे मार के देखता है। उस हैमर को बोलते क्या है? परकशन हैमर या फिर रिफ्लेक्स हैमर के नाम से बोलते हैं। वो क्यों करते हैं? हम चेक करते हैं कि जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस जा रहे हैं वो पहुंच भी रहे हैं कि नहीं, मतलब हम स्टिमुलेट कर रहे हैं तो मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो लोअर मोटर न्यूरॉन्स के मूवमेंट को चेक करने के लिए या स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को असेस करने के लिए डीप टेंडन रिफ्लेक्स चेक करते हैं हम लोग। अब डीप टेंडन रिफ्लेक्स की स्केल है, ठीक है, कैसे? +4, +3, +2, +1। तो वो देखते हैं कि वो क्या होता है। तो इसी में हम फोर्थ देखेंगे कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स क्या होता है, क्या करते हैं। मैंने बता दिया है क्या होता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन्स या फिर जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसके फंक्शन को चेक करना है। तो क्या करेगा वो डॉक्टर? वो जो हथौड़ा है, जो परकशन हैमर जिसको हम बोलते हैं, उसको मार मार कर देखेगा कि मारने के बाद भी जो वो पेशेंट है वो मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो क्या बोला मैंने? फोर्थ रिफ्लेक्स कौन सा बोला? डीप टेंडन रिफ्लेक्स या फिर DTR बोलते हैं इसको, ठीक है। किसको असेस करने के लिए? टू असेस द फंक्शन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन। असेस फंक्शन ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन एंड स्पाइन, और या फिर बोल सकते हो और स्पाइनल कॉर्ड या फिर स्पाइनल कॉर्ड। अब मैंने क्या बोला कि इसकी कुछ स्केल्स होती हैं। स्केल स्टार्ट कहां से? +4, +3, +2, +1 एंड 0। +2 जो होता है हमेशा याद रखना है कि +2 जो है, +2 है हमारा नॉर्मल, ठीक है। अब नॉर्मल के नीचे है मतलब कम है, तो ये हो गया हाइपोटोनिक, मतलब कम मूवमेंट हुआ। +3 ऊपर है, हाइपरटोनिक या फिर हाइपर रिफ्लेक्सिया बोल सकते हो। हाइपोटोनिक या हाइपो रिफ्लेक्सिया बोल सकते हो, हाइपर रिफ्लेक्सिया। अब +4 मतलब सबसे ज्यादा हो रहा है, सबसे ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं एग्जाजरेटेड। एग्जाजरेटेड मतलब हद से ही ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, जरा सा टच किया पागलों की तरह उछलने लग गया, तो मतलब कि एग्जाजरेटेड। अब 0 मतलब क्या है? एटोनिक है, कितना ही मान लो, कुछ ही कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसको, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि डॉक्टर कहाँ टच कर रहा है, क्योंकि क्या स्पाइनल कॉर्ड या फिर लोअर मोटर न्यूरॉन में प्रॉब्लम है, मैसेज ही नहीं पहुंच पा रहा है कि आपको पेन हो रहा है, ऐसे मारा, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि पेन हो रहा है उसको, तो स्टिमुलस पहुंच ही नहीं रहा है, उसको रिसीव ही नहीं कर रहा मैसेज, तो लोअर मोटर न्यूरॉन को मैसेज ही रिसीव नहीं होगा तो वो नहीं मूवमेंट करवाएगा ना, हमारे मूवमेंट को करवाएगा ही नहीं। इफरेंट न्यूरॉन काम ही नहीं कर रहा है उसका। इफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं ना, मोटर न्यूरॉन्स, तो क्या है वो है एटोनिक। एटोनिक मतलब कुछ भी मूवमेंट नहीं है। हाइपोटोनिक थोड़ी बहुत मूवमेंट, नॉर्मल नॉर्मल है। हाइपरटोनिक मतलब बहुत ही ज्यादा, एक्सैजरेटेड मतलब बहुत एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सट्रीम। तो ये तो हो गई हमारी डीप टेंडन रिफ्लेक्स के किसकी बात, ये हो गई स्केल की बात। अब ये जो परकशन हैमर से डॉक्टर चेक करते हैं तो वो कुछ जर्क चेक करते हैं, ठीक है। कौन कौन से जर्क होते हैं जो ये चेक करते हैं? नी जर्क, एंकल जर्क, ट्राइसेप्स या फिर बाइसेप्स जर्क, नी जर्क चेक करते हैं, एंकल जर्क चेक करते हैं, ट्राइसेप और बाइसेप जर्क, और एक हमारा चेक करते हैं रिस्ट जर्क। अब क्या है, ये जर्क जब चेक करते हैं वो किस लिए चेक करते हैं? जो हमारी नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं, जो क्या होता है, स्पाइनल नर्व किसी पर्टिकुलर एरियाज को सप्लाई कर रही है। मैंने लास्ट क्लास में जब स्पाइनल नर्व्स पढ़ाया है उसमें बताया है कि कौन सी स्पाइनल नर्व कौन से बॉडी के पार्ट को सप्लाई कर रही है।
तो ये जर्क चेक करने का मतलब यही है कि हमें देखना है कि किस नर्व रूट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नर्व रूट कौन कौन से होंगे इसके, अगर नी जर्क पेशेंट का चेक कर रहे हैं तो मतलब नी जर्क किस में होता है, L3 to L4 में प्रेजेंट होता है। ये क्या है L3 L4, लंबार रीजन का है, और ये मैंने पढ़ाया था स्पाइनल नर्व्स पढ़ाते हुए, तो पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि नी जर्क किस रीजन की वजह से होता है, किस नर्व रूट की वजह से होता है। तो L3 L4 की वजह से होता है नी जर्क, S1 और S2 की वजह से होता है एंकल जर्क, ठीक है। और ट्राइसेप और बाइसेप जर्क क्या है, कहाँ पर चेक करते हैं, ये ट्राइसेप बाइसेप यहाँ पर मार के डॉक्टर चेक करता है कि ये मूवमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो ट्राइसेप और बाइसेप जर्क होता है C5 to C6, और जो ये रिस्ट जर्क है यहाँ पर मतलब, तो ये होता है C7 to C8 रीजन में। तो ये है हमारे नर्व रूट, मतलब क्यों जर्क चेक करने हैं, ये चेक करना है इसलिए कि कौन से हमारे नर्व रूट में, कौन से नर्व रूट में प्रॉब्लम है, ये चेक करने के लिए। तो नी जर्क का चेक करने का मतलब है कि हमें अगर नी जर्क में प्रॉब्लम है, वहां पे हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक है, तो मतलब L3 L4 रीजन में प्रॉब्लम है स्पाइनल नर्व्स की। एंकल जर्क में है तो S1 S2, ट्राइसेप बाइसेप में है तो C5 to C6, और अगर रिस्ट जर्क में प्रॉब्लम है, मतलब रिस्ट में मारा और कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा सर्वाइकल 7 और सर्वाइकल 8, C7 और C8 वाले प्लेक्सेस हैं, वहां पर प्रॉब्लम है। तो ये हमारा मेनली हो गया रिफ्लेक्सेस के बारे में। कौन कौन से रिफ्लेक्स मैंने बताया, आपको बताया बेबिल्स के रिफ्लेक्स, अगर 2 साल के बाद भी प्रेजेंट है तो इसका मतलब CNS में इंजरी है, हमारे CNS का कोई डिसफंक्शन है, ठीक है। और क्या बताया, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है, कंटिन्यूस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो मतलब ब्रेन स्टेम की इंजरी है। और कौन सा बताया, गैग रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स किसकी इंजरी से होता है, 9th और 10th क्रेनियल नर्व की इंजरी से होता है, हाइपोफेरेंजियल, ग्लॉसोफेरेंजियल एंड 10th क्रेनियल नर्व इज वेगस नर्व की इंजरी से होता है। फोर्थ मैंने बताया आपको डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये किस लिए करते हैं, हम लोअर मोटर न्यूरॉन के फंक्शंस को चेक करने के लिए, और हम देखते हैं ये सारे जर्क्स किस लिए, ताकि हमें पता चले कि किस नर्व रूट में, किस प्लेक्सिस में स्पाइनल के प्रॉब्लम है, सो दैट अकॉर्डिंग टू दैट वो ट्रीटमेंट हो सके। तो ये तो सारे किसकी बात हो गई, ट्रीटमेंट्स की बात हो गई, असेसमेंट की बात हो गई कि नॉर्मल असेसमेंट हम कैसे करते हैं। अब क्या है दूसरा, हम देखेंगे असेसमेंट ऑफ बॉडी पोस्चर। ये रिफ्लेक्सेस की बात होगी। अब बॉडी पोस्चर मैंने लास्ट क्लास में ही बताया है, तो बार बार इतना एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है, स्टिल बस पता होना चाहिए, इसलिए मैं एक बार लिख देती हूँ कि असेसमेंट ऑफ बॉडी पोस्चर में आता क्या है। असेसमेंट ऑफ बॉडी पोस्चर में 2 एबनॉर्मेलिटीज ही हम देखते हैं, डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरिब्रेट। असेसमेंट ऑफ बॉडी पोस्चर, दो चीजें देखते हैं, डी सेरिब्रेट और डी कॉर्टिकेट। मैंने बताया था, एक थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ फिर भी, कि डी कॉर्टिकेट मतलब, डी मतलब एबनॉर्मल, कॉर्टिकेट मतलब कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है। इसमें होता क्या है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन होता है हमारी ऊपर बॉडी का, अपर बॉडी का मतलब ऊपर वाली बॉडी का, और एबनॉर्मल एक्सटेंशन होता है नीचे वाली बॉडी का। क्या होगा, अपर बॉडी में फ्लेक्शन होगा ऐसे, हाथ बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए होंगे, फिस्ट बनी होगी ऐसे करके, और पैर जो है, पैर वो हमारे बाहर की तरफ होंगे ऐसे, पॉइंटेड आउटवर्ड्स ऐसे, ठीक है, बाहर की तरफ दोनों पैर मुड़े होंगे। तो इसको बोला एबनॉर्मल एक्सटेंशन, क्योंकि बाहर की तरफ जा रहे हैं, और अब ऊपर का एबनॉर्मल फ्लेक्शन बोला क्योंकि अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे करके, ठीक है। डीसेरिब्रेट मतलब पूरे ही सेरिब्रम में प्रॉब्लम है, तो इसमें क्या होगा, ऊपर का भी एबनॉर्मल एक्सटेंशन है और नीचे का भी एबनॉर्मल एक्सटेंशन है, बॉडी बिल्कुल स्टिफ हो जाएगी, एकदम टाइट, ठीक है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी बॉडी में, और पैर अंदर की तरफ मुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो लिखना क्या है इसमें, ये तो है एबनॉर्मेलिटी किसकी, पूरे सेरिब्रम की, एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेरिब्रम। और ये किसकी एबनॉर्मेलिटी है, एबनॉर्मेलिटी ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल फ्लेक्शन ऑफ अपर बॉडी,
एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ लोअर बॉडी, एक्सटेंशन ऑफ लोअर बॉडी। और इसमें क्या होता है, एबनॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ लोअर एज वेल एज अपर बॉडी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटेंसर और इसको बोलते हैं फ्लेक्सर। तो ये दो तरह की एबनॉर्मल बॉडी पोस्चर्स होते हैं जिसको अब हम किसी भी जिसका न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं उसमें ये वाली पोस्चरिंग को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं डीसेरिब्रेट के लिए और किसके लिए, डी कॉर्टिकेट के लिए चेक करते हैं। अब दूसरा एक टेस्ट हम लोग कर सकते हैं असेसमेंट के बाद। अब हम मूव करेंगे किस पे, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले देखते हैं सीटी स्कैन और एमआरआई। तो सीटी स्कैन क्या होता है, मल्टीपल इमेजेस जब हमें लेनी होती है एक्सरे के थ्रू तो उसको ही हम सीटी स्कैन बोलते हैं। किसी ऑर्गन की मल्टीपल इमेजेस लेनी होती है। अब या तो ये होता है कॉन्ट्रास्ट या फिर ये होता है नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी। तो सीटी क्या है, नॉन कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है और कॉन्ट्रास्ट भी हो सकता है। किस किस कंडीशन में करते हैं हम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को की मल्टीपल इमेजेस जब लेनी होती है तब कर सकते हैं, या फिर जब हमें शक है कि पेशेंट को इंट्राक्रेनियल हैमरेज हुआ है तो तब हम लोग लेंगे। अब क्या है, या तो ये हो सकता है कॉन्ट्रास्ट और या फिर होगा ये नॉन कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब हमने क्या यूज करा है, डाई यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या है, डाई अगर यूज कर ली तो दो चार चीजें हो जाती हैं। फिर अगर विदाउट डाई हम यूज कर रहे हैं, नॉन कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर हम कॉन्ट्रास्ट और डाई कर रहे हैं तो सबसे पहला काम है, पहले तो पेशेंट को पूछना है कि आयोडीन या फिर शेलफिश से कोई एलर्जी तो नहीं है। और क्या असेस करेंगे, केएफटी, किडनी फंक्शन टेस्ट को असेस करेंगे। उसके बाद ही हम डाई इंजेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पेशेंट एलर्जिक तो नहीं है आयोडीन और शेलफिश से, और उसका केएफटी देखेंगे हम ठीक है कि नहीं, तभी उसके बाद हम डाई इंजेक्ट करेंगे। डाई इंजेक्ट करने से पहले हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अब होता क्या है, अब इसके बाद क्या होगा, हॉट फ्लश्ड सेंसेशन, मेटालिक टेस्ट मुंह में आना एक नॉर्मल बात है। ठीक है, तो उसको हम एबनॉर्मैलिटी में कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन में आता है कि अगर ऐसा हो रहा है, पेशेंट को हॉट मेटालिक फ्लश्ड फीलिंग आ रही है तो क्या करें, कुछ भी नहीं करेंगे, वो निकल जाएगा। पेशेंट को बोलते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, हाइड्रेशन करने के लिए बोलते हैं, सो दैट जो डाई यूज करी है वो जल्दी से बॉडी से बाहर निकल जाए यूरिन के थ्रू। तो इसलिए उसको हाइड्रेशन के लिए बोलते हैं, बहुत सारा पानी पीने के लिए बोलते हैं। अब एक चीज और इसमें होती है कि किसी भी पेशेंट को अगर मेटफॉर्मिन चल रहा होता है तो उसको मेटफॉर्मिन 24 to 48 आवर्स पहले ही बंद करने के लिए बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इससे एक खतरा होता है, मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड एसिडोसिस हो सकता है पेशेंट के अंदर आयोडीन की वजह से। तो इसलिए अगर पेशेंट मेटफॉर्मिन में है तो उसको बोलेंगे भाई 24 या फिर 48, कम से कम 24 आवर्स पहले तो बंद कर ही दे मेटफॉर्मिन को लेना। तो सीटी स्कैन में इतना ही है। मैंने क्या बताया सीटी स्कैन के लिए, कि अगर डाई यूज करी है तो सबसे पहले क्या असेस करेंगे, पेशेंट को असेस फॉर एलर्जीज टू आयोडीन या फिर शेलफिश से कोई एलर्जी तो नहीं है। और क्या असेस करेंगे, केएफटी देखेंगे पेशेंट का। ठीक है, और क्या बोलेंगे पेशेंट को, क्या करना है। और पेशेंट को अगर हॉट फ्लश्ड मेटालिक टेस्ट आता है मुंह में तो वो नॉर्मल है, उसके लिए कुछ नहीं करना, मेटालिक टेस्ट इज नॉर्मल। क्या बोलेंगे कि पेशेंट हाइड्रेटेड, पेशेंट हाइड्रेटेड, सो दैट जल्दी से एलिमिनेट हो जाए बॉडी से आयोडीन जो डाई यूज हुई है वो एलिमिनेट हो जाए। तीसरी बात मैंने क्या बोली, अगर मेटफॉर्मिन है, मेटफॉर्मिन शुड बी स्टॉप, मतलब मेटफॉर्मिन को बंद कर देना है आयोडीन यूज करने से पहले, विदहोल्ड करना है, विदहोल्ड मेटफॉर्मिन।
क्यों? इट मे कॉज मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस। ये क्वेश्चन आया है कि क्या हो जाता है अगर हम मेटफॉर्मिन यूज कर ले तो किसको अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं कि मेटफॉर्मिन नहीं देना है पेशेंट को जब हम उसको कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉज करेगा मेटफॉर्मिन इंड्यूस्ड लैक्टिक एसिडोसिस आयोडीन की वजह से। तो सीटी स्कैन में इतना ही है, बस ये है कि हमें मल्टीपल इमेजेस जब किसी ऑर्गन की या टिश्यू की मल्टीपल इमेजेस लेनी होती है तब हम करते हैं सीटी स्कैन, और जब हमें डीपली स्ट्रक्चर में देखना होता है या फिर किसी टिश्यू या ऑर्गन में डीपली घुसना है हमें, तो हम क्या यूज करते हैं, तब हम और भी ज्यादा एडवांस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? MRI यूज करते हैं। तो MRI में ऐसा कुछ नहीं है कि MRI होता क्या है जानने की सबको पता है MRI होता क्या है, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता क्या है, करते हैं जब डीपली हमें किसी स्ट्रक्चर को देखना होता है या टिश्यू ऑर्गन को, ट्यूमर को। बेसिकली अगर हम कुछ ट्यूमर सस्पेक्ट कर रहे हैं ब्रेन का तो भी हम MRI उस पेशेंट को एडवाइस करते हैं। अगर किसी ट्यूमर की हमें लग रहा है कि ट्यूमर हो सकता है तो भी, क्योंकि सीटी स्कैन में नहीं आ पाएगा, अगर ट्यूमर होगा तो इतना नहीं आ पाएगा, MRI में आ जाता है, क्योंकि MRI क्या है, वो डीप इमेज देती है, किसकी? ऑर्गन्स की डीप इमेज देती है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। किस लिए यूज करते हैं? जब किसी ऑर्गन को हमें डीपली देखना होता है, क्योंकि सुपरफिशियली आता है सीटी स्कैन से भी। तो क्या है? टू असेस, किस लिए? टिश्यूज ट्यूमर। किसके लिए यूज करेंगे? टू असेस टिश्यूज ट्यूमर्स और किसी वैस्कुलर एब्नॉर्मैलिटी को चेक करना होगा, जब वैस्कुलर एब्नॉर्मैलिटी, ठीक है। अभी जो MRI होता है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसमें? ये अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसकी हम MRI नहीं करते हैं, या फिर हमें चेक करना होता है कि कोई भी मेटालिक इम्प्लांटेशन तो नहीं है पेशेंट में। मेटालिक इम्प्लांटेशन में क्या हो सकता है, जैसे कि हार्ट के लिए कोई पेसमेकर तो नहीं लगा है, तो अगर पेसमेकर वगैरह लगा है पेशेंट को तो हम MRI नहीं करते हैं। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है MRI की? तो अगर प्रेगनेंसी है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस 2 हैं। अगर प्रेग्नेंट है पेशेंट तो नहीं करेंगे प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी, या फिर क्या है पेशेंट के पास? पेस मेकर लगा हुआ है, मेटालिक पेस मेकर, मेटालिक कोई भी इम्प्लांटेशन अगर है तो MRI नहीं करते हैं। ये हो गई सीटी स्कैन और MRI की बात। अब आता है दूसरा, आता है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। अब ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, तो ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी है क्या होता है, किस लिए होता है? टू असेस द, क्या असेस करते हैं हम? ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को असेस करते हैं, ब्रेन सेल्स की। टू असेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन सेल्स एंड टिश्यू। इसमें होता क्या है? इसमें कई सारी वेव्स होती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा वेव्स होती हैं। तो क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है उसकी। तो जब EEG करते हैं तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये सारी वेव्स आती हैं। तो इन वेव्स को देखकर डॉक्टर क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं कि किस वेव के आने से किस हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिसफंक्शन हो सकता है। तो 3 तरह की वेव्स बेसिकली होती है, इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। अल्फा बीटा और डेल्टा करके वेव्स होती हैं। डेल्टा के बारे में मैं बताती हूँ क्योंकि ये हम पढ़ते हैं किसमें? स्लीप साइकिल में डेल्टा वेव्स हम पढ़ते हैं। डेल्टा वेव्स जो आती हैं तो स्लीप साइकिल में तब आती है जब हम सो रहे होते हैं, बस तभी आती है डेल्टा वेव्स। बट अगर किसी पेशेंट में वो उठा हुआ है पेशेंट और हमने EEG करा और उसमें डेल्टा वेव्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है? या तो उसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, कोई CNS का डिसफंक्शन हो सकता है, या फिर
उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ होगा। तो ये प्रेजेंट होती है स्लीप में। इफ प्रेजेंट व्हेन पेशेंट इज अवेक, तो क्या इंडिकेट करेगी? ये इंडिकेट करेगी सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन को, मतलब कोई खराबी है, या फिर उस पेशेंट को हो सकता है ब्रेन ट्यूमर, या तो हम कह सकते हैं इंक्रीज्ड उसका आईसीपी जो है वो बढ़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी में इतना ही है, हमें पता होना चाहिए किस लिए होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं हम, किसकी चेक करते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करते हैं हम ब्रेन सेल्स की। अल्फा बीटा डेल्टा होती है। डेल्टा सिर्फ जब हम सो रहे होते हैं तभी होती है, हम उठे हो तब भी है, तो मतलब कि हमारे कुछ ना कुछ नर्वस सिस्टम में खराबी है। अब एक टेस्ट होता है सेरिब्रल एंजियोग्राफी। अभी सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्या है? कॉन्ट्रास्ट मटेरियल का हम इसमें यूज करते हैं। किस लिए? क्या विजुअलाइज करना है? एंजियोग्राफी करके सेरिब्रल को हमने क्या करना है, जो सेरिब्रल आर्टरीज हैं उनका सर्कुलेशन हमें बेसिकली देखना है। उसको क्यों करते हैं हम? ताकि हमें पता चल सके कि कोई लीजन तो नहीं है हमारे सेरिब्रम में। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी किस लिए होती है? टू असेस फॉर एनी लीजन, और सेरिब्रल आर्टरीज का सर्कुलेशन चेक करने के लिए हम करते हैं सेरिब्रल। तो देखते हैं सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्या है। सेरिब्रल एंजियोग्राफी क्या होता है? ये कॉन्ट्रास्ट मटेरियल कहाँ से? कॉन्ट्रास्ट मटेरियल हम देते हैं फीमोरल आर्टरीज के थ्रू। बेसिकली क्या होगा इसमें? मैंने बोला ना, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल के थ्रू क्या करेंगे? सेरिब्रल आर्टरीज को देखेंगे कि उसके सर्कुलेशन को देखेंगे और लीजन्स के लिए असेस करेंगे। तो क्या होगा? क्या करते हैं सेरिब्रल आर्टरीज में? हम करेंगे इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल। इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मटेरियल कहाँ पे? थ्रू फीमोरल आर्टरी into carotid arteries। आर्टरीज वहां से हम क्या कर सकते हैं? विजुलाइज करेंगे। विजुलाइज करेंगे किसको? सेरिब्रल आर्टरीज को। सेरिब्रल आर्टरीज को टू असेस फॉर एनी लीजन्स। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल के थ्रू होता है। अब इसमें हमें कुछ 4-5 चीजें याद रखनी होती है। एक तो वही है कि एंजियोग्राफी कर रहे हैं तो पेशेंट एनपीओ रहेगा 4 से 6 घंटे। अब उसके बाद क्या है कि पेशेंट की सेरिब्रल एंजियोग्राफी अगर हो गई है, तो अगर पेशेंट को कभी भी स्वेलिंग आए नेक में, ठीक है, या फिर स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी हो, तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर डॉक्टर जो है उनको हमेशा इन्फॉर्म करना है। हमेशा याद रखना है, अगर सेरिब्रल एंजियोग्राफी के बाद नेक में कोई स्वेलिंग आए या फिर स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम हो, तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। एक तो मैंने क्या बोला? एनपीओ फॉर 4 to 6 hours। इन्फॉर्म डॉक्टर कब? इफ स्वेलिंग इन नेक, और क्या है? डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। ठीक है, मतलब ये वार्निंग साइंस है। अगर ऐसा होता है तो हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ही करना है। अब दूसरी बात क्या है? बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर 12 hours। और अगर फीमोरल आर्टरी यूज हुई है तो पेशेंट का हेड एलिवेट नहीं करेंगे, हेड फ्लैट रखेंगे। ठीक है, इफ फीमोरल आर्टरी इज यूज्ड, कीप हेड फ्लैट। हेड को फ्लैट रखना। तो ये 2-4 चीजें जब सेरिब्रल एंजियोग्राफी होती है तो हम यूज करते हैं। कॉन्ट्रास्ट मटेरियल को फीमोरल आर्टरीज में डाल के कैरोटिड आर्टरीज के थ्रू हम देखते हैं सेरिब्रल आर्टरीज को, उसका सर्कुलेशन देखते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे जो सेरिब्रम है उसमें कोई लीजन तो नहीं है। 4 से 6 घंटे के लिए एनपीओ रखेंगे।
swallowing तो नहीं, डिफिकल्टी तो नहीं है और नेक में स्वेलिंग तो नहीं है आफ्टर द प्रोसीजर। अगर है ऐसा तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हेड को फ्लैट रखेंगे, बेड रेस्ट देंगे 12 घंटों के लिए। तो सेरिब्रल एंजियोग्राफी में इतना ही है। अब एक टेस्ट और होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में बात करेंगे हम। क्या होता है एक डायग्नोस्टिक टेस्ट? हम बोलते हैं कोल्ड कैलोरी टेस्ट। कोल्ड कैलोरी टेस्ट भी न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट का ही एक पार्ट है। कोल्ड कैलोरी टेस्ट होता क्या है, एक हमारी थर्ड और एक हमारी एट जो क्रेनियल नर्व होती है उसको असेस करने के लिए होता है। थर्ड क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? हमारी ऑक्यूलोमोटर नर्व। और एट क्रेनियल नर्व जो कि हमारी सेंसरी नर्व है, खाली वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व होती है एट नर्व, उसको चेक करने के लिए हम करते हैं कोल्ड कैलोरी टेस्ट, उसके किसी इम्पेयरमेंट को चेक करने के लिए। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट में होता है, देखते टेस्ट किसका फंक्शन असेस कर रही है? हमारी थर्ड और बेसिकली मोस्टली एट क्रेनियल नर्व का को चेक करने के लिए, ठीक है। असेस का फंक्शन ऑफ थर्ड एंड एट क्रेनियल नर्व, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व, मतलब वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर मेनली। और किसका फंक्शन असेस करती है? टू असेस सेरिबेलम का, सेरिब्रम का नहीं, अब बात आ गई है सेरिबेलम की। सेरिबेलम मतलब सेरिबेलम आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और इक्विलिब्रियम। सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के फंक्शन को चेक करने के लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा है डायग्नोस्टिक टेस्ट। बस हमें पता होना चाहिए, ऐसे कोई डिटेल में तो आता नहीं है एमसीक्यूज में, पर हमें पता होना चाहिए ना कि कौन से टेस्ट में कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी तो वो किस स्ट्रक्चर या किस एरिया की वजह से आएगी। तो अब एक चीज इसमें देखो, कोल्ड कैलोरी में क्या याद रखो? काउस, COWS, ठीक है। अब काउस इसमें है क्या? देखो क्या करेंगे, कोल्ड वाटर पहले बता देती हूँ ऐसी। मानो हमने इस कान में कोल्ड वाटर को इंस्टॉल किया, ठीक है। अब हुआ क्या, कोल्ड वाटर का जब इंस्टॉलेशन किया तो इस आई में, हमारे अपोजिट आई में निस्टैग्मस होगा। निस्टैग्मस मतलब रैपिड आई मूवमेंट, ऐसे 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 आई मूवमेंट होगी। अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब कि कोई लीजन, इंजरी कुछ नहीं है, इट इज नॉर्मल। बट अगर इसमें डालने के बाद ये निस्टैग्मस नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि कोई हमारे ब्रेन में लीजन है और हमारे सेरिबेलम में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये W क्या है? कोल्ड, ऑपोजिट, वार्म, सेम, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस कान में डाला गर्म पानी, गर्म पानी से इंस्टॉलेशन किया तो क्या होगा? सेम आई में निस्टैग्मस होगा, इसी आई में निस्टैग्मस होगा, इसमें ही, और इसी में रैपिड मूवमेंट होगा आई का, ठीक है। तो अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कोई ना कोई हमारे वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व में या फिर ऑक्यूलोमोटर नर्व में कोई इंजरी हुई है। काउस का मतलब, C का मतलब कोल्ड वाटर इंस्टिल करा, कोल्ड वाटर इंस्टिल इनटू ईयर, तो क्या हुआ? ऑपोजिट आई में, वो मतलब ऑपोजिट आई में क्या हुआ? निस्टैग्मस। निस्टैग्मस का मतलब क्या है? रैपिड आई मूवमेंट। अगर ऐसा होता है इफ प्रेजेंट तो मतलब नॉर्मल, प्रेजेंट है तो नॉर्मल है, और अगर एब्सेंट है तो इसका मतलब होता है कि ब्रेन स्टेम में कोई प्रॉब्लम है। ब्रेन स्टेम। W क्या है? W मतलब वार्म वाटर अगर हम इंस्टिल करते हैं ईयर में तो वार्म वाटर इंस्टिल करेंगे तो क्या होगा? S मतलब सेम आई में निस्टैग्मस होगा, सेम आई निस्टैग्मस, ठीक है। और जब भी इंस्टॉल करते हैं तो क्या करते हैं? एलिवेट कर देते हैं हम किसको? एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, बेड को एलिवेट करेंगे। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट क्या है? बेसिकली हमारी 8th क्रेनियल नर्व और
थर्ड क्रेनियल नर्व वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को असेस करने के लिए होता है, सेरिबेलम के फंक्शन को असेस करने के लिए होता है। करते क्या है कोल्ड कैलोरी टेस्ट के प्रोसीजर में, काउज याद रखना, कोल्ड वाटर अपोजिट, वार्म वाटर सेम आई। क्या हो रहा है, निस्टैग्मस हो रहा है, रैपिड आई मूवमेंट हो रहा है। अगर कोल्ड वाटर किया तो अपोजिट आई में होगा, इस कान में करेंगे तो इस आंख में होगा, इस कान में करेंगे तो इस आंख में होगा। अगर गर्म पानी डाल रही तो इसी कान के है तो इसी आईज में होगा, और इस कान में पानी डाला है तो इसी आईज में निस्टैग्मस होगा। हो रहा है तो ठीक है, नॉर्मल है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये कोल्ड कैलोरी टेस्ट में इतना ही है। अब एक हमारा लास्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट बचा है जिसको हम बोलते हैं रॉमबर्ग टेस्ट। छोटा सा टेस्ट है रॉमबर्ग टेस्ट, देख लेते हैं उसको भी। एंड आई थिंक इट्स ऑल कंप्लीटेड। इतने ही हमारे मेन जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस होते हैं। असेसमेंट में मैंने बता दिया था क्या क्या होता है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट में इतना ही है। ये रॉमबर्ग टेस्ट जो होता है ये भी जो है हमारे सेरिबेलम को असेस करने के लिए होता है। सेरिबेलम का काम क्या है, इक्विलिब्रियम, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, क्या मोटर मूवमेंट्स को। तो मैंने क्या बोला, एक बचा है हमारा रॉमबर्ग टेस्ट। रॉमबर्ग टेस्ट को दूसरा नाम क्या है, रॉमबर्ग टेस्ट को हम बोलते हैं हील टू शिन टेस्ट। किसको असेस करता है, टू असेस द सेरिबेलम, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, हमारे सेरिबेलम के जो फंक्शन है उनको असेस करने के लिए हम क्या करते हैं, रॉमबर्ग टेस्ट करते हैं, या फिर अटेक्सिया प्रेजेंट है या नहीं उसको चेक करने के लिए। अटेक्सिया क्या होता है, अनकोऑर्डिनेटेड गेट, मतलब ऐसे ऐसे चलता है पेशेंट। अब इसमें होता क्या है, पेशेंट एग्जामिनर क्या बोलता है, पेशेंट को स्ट्रेट खड़ा होने के लिए बोलता है, पैर बिल्कुल जोड़ के स्ट्रेट खड़ा होने के लिए, आईज बंद करने के लिए बोलता है। ठीक है, अब आईज बंद करने के बाद क्या होता है, पेशेंट या तो लेफ्ट साइड गिरने लगता है या फिर राइट साइड गिरने लगता है। ठीक है, तो अगर वो गिर रहा है ऐसे तो इसका मतलब उसके सेरिबेलम में डिसफंक्शन है या फिर उसे अटेक्सिया है। बट अगर वो आईज बंद करके स्ट्रेट ही खड़ा है तो इट मीन्स उसका रॉमबर्ग टेस्ट जो है वो नेगेटिव है। अगर वो आईज बंद करके स्ट्रेट पैर जोड़ के खड़ा है और लेफ्ट साइड गिर रहा है या फिर राइट साइड गिर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि रॉमबर्ग टेस्ट जो है हमारा वो पॉजिटिव है। ठीक है, इतना ही है रॉमबर्ग टेस्ट को। दूसरा नाम क्या बोला हमने, हिल टू शिन टेस्ट बोलते हैं। सेरिबेलम के फंक्शन को चेक करने के लिए होता है, या फिर अटेक्सिया प्रेजेंट है या नहीं है, इसके लिए ये रॉमबर्ग टेस्ट हम करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़े हैं, सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड इवैल्यूएशंस हम पढ़ चुके हैं। तो कौन कौन सी चीजें पढ़ी है, हमने पहले नॉर्मल असेसमेंट देखा कि प्यूपिलरी एग्जामिनेशन में क्या होता है, प्यूपिल क्या राउंड, इक्वल, रिएक्टिव होने चाहिए लाइट से। ठीक है, अगर पिन पॉइंट प्यूपिल है मतलब एक जगह रुका हुआ, बहुत छोटे प्यूपिल हो जाते हैं पिन पॉइंट लाइट में, तो किसकी वजह से होता है, मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकता है। यूनिलैटरल प्यूपिल है मतलब एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा प्यूपिल है, वो किसकी वजह से होता है, हमारी ब्रेन स्टेम की इंजरी की वजह से होता है। रिफ्लेक्सेस में हमने देखा गैग रिफ्लेक्स, जो कि हमारे वेगस नर्व यानी कि 10th और 9th क्रेनियल नर्व की इंजरी से क्या होता है, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो सकता है। कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखा, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है ब्रेन स्टेम की इंजरी से। बेबिन्स की रिफ्लेक्स अगर 2 साल के बाद भी प्रेजेंट है तो मतलब कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कोई डिसफंक्शन है। और हमने देखा डीप टेंडन रिफ्लेक्स के बारे में, डिफरेंट रिफ्लेक्सेस हमने देखे, उसका स्कोरिंग देखा। अब रिफ्लेक्सेस के बारे में मैंने बाद में बताया, टेम्परेचर के बारे में, अगर ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कि इन्फेक्शन है, और सडनली एकदम इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब कि कोई डिसफंक्शन है हमारे ब्रेन में या फिर हाइपोथैलेमस में, क्योंकि हाइपोथैलेमस क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है हमारा। अब टेम्परेचर के बाद पढ़ा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एब्नॉर्मल होती है पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा में इंजरी या फिर कोई एब्नॉर्मैलिटी होने की वजह से। उसके बाद मैंने बताया सीटी स्कैन एंड एमआरआई क्यों करते हैं। अगर सीटी स्कैन हमारा होता है कॉन्ट्रास्ट से, डाई यूज कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना है कि पेशेंट को पूछना है कि आयोडीन या शेलफिश से कोई इंजरी तो नहीं है। केएफटी टेस्ट करेंगे उसका, और उसका मेटफॉर्मिन विदहोल्ड कर देंगे, क्योंकि मेटफॉर्मिन दे दिया तो आयोडीन की वजह से मेटफॉर्मिन इंड्यूस लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। एमआरआई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में या फिर कोई मेटालिक इम्प्लांटेशन पेशेंट को किया हुआ है तो। सेरिब्रल एंजियोग्राफी करते हैं हम, सेरिब्रल आर्टरीज को देखते हैं, विजुलाइज करते हैं किसी लीजन्स के लिए।
फीमोरल आर्टरी को मेनली यूज करते हैं हम सेरेब्रल एंजियोग्राफी में। बेड रेस्ट देंगे 12 आवर्स के लिए। अगर नेक में स्वेलिंग है या फिर डिफिकल्टी हो रही है स्वॉलोइंग में सेरेब्रल एंजियोग्राफी के बाद, तो सीधा डॉक्टर को हमें इन्फॉर्म करना है। उसके बाद हमने पढ़ा कोल्ड कैलोरी टेस्ट। कोल्ड वाटर करते हैं तो सेम डिफरेंट अपोजिट आई में निस्टैग्मस होगा तो मतलब प्रेजेंट है तो नॉर्मल है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो मतलब कि कोई सेरिबेलम में कोई इंजरी या फिर डिस्फंक्शन है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है रोम्बर्ग टेस्ट, हील टू शिन टेस्ट बोलते हैं, ये भी सेरिबेलम के फंक्शंस को चेक करने के लिए होता है। तो सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट हम आज पढ़ चुके हैं। 2-3 डायग्नोस्टिक टेस्ट और हैं, जैसे कि टेंसिलॉन टेस्ट जो माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए होता है। तो जब मैं माइस्थीनिया ग्रेविस पढ़ाऊंगी डिसऑर्डर, तभी उसके साथ टेंसिलॉन टेस्ट को एक्सप्लेन करूंगी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिसऑर्डर्स के बारे में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप मेरी क्लास आपको पसंद आई हो। मैंने काफ़ी ट्राई किया है इजी वे में समझाने का। अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।